हेलो दोस्तों। 30 प्रश्न हम सोल्व कर चुके थे। 31वां प्रश्न हमें सोल्व करना है। ये जो पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है 2021 में आरपीएससी का जो हुआ था। 31वां प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ तक किसी भी प्रश्न में आपको समझ में नहीं आया हो या किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट कर सकते हो आप हमें। 31वां प्रश्न है कि मात्रिक समछंद नहीं है। इसमें पूछा है कि मात्रिक समछंद नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि छंद 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक तो सममात्रिक छंद, एक विषम मात्रिक छंद और एक अर्ध सम मात्रिक छंद, ठीक है ना। तो इसने पूछा अर्ध सम छंद नहीं है, सम यानी कि समान मात्राएं वाला छंद नहीं है। चौपाई में भी समान मात्राएं होती है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। गीतिका, हरि गीतिका, तीनों सही है। उड़ाला जो सब छंद है ना वो सम छंद नहीं है। उड़ाला छंद सम मात्रिक छंद नहीं होता है। अगला देखो, विगत उर्वी अति गुर्वी सर्व बब्बे समुद्र सर ब्याल बदिरते ही काल विकल दिगबाल चराचर दिग्यंद लर खरत परत दस कंद मुख बर सुर विमान हिम भानु भानु संगठित परस्पर चौंके बिरंची शंकर सहित कोल कमटु अहि कमलियो ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि जबे राम शिव दोनों दलियो। इस जो छंद दे रखा है, छंद का नाम बताना है कि ये जो पंक्तियां हैं इसमें कौन सी पंक्तियां हैं, ठीक है ना। देखो, पहली बात आपको पता होना चाहिए कि डिगति उर्वी अति गुरुवी सर्ब पबे समुद्र सर। ये जो पंक्तियां है ना, ये कहीं ना कहीं आपको लगना चाहिए कि ये पंक्तियां पृथ्वीराज आश्रय की पंक्तियां हैं ये, ठीक है। और पृथ्वीराज आश्रय में अधिकतर किस छंद का प्रयोग हुआ है? छपैया छंद का प्रयोग हुआ है। वैसे भी छपैया छंद में 6 पंक्तियां होती है, आपको पता होना चाहिए। और बहुत आसान छंद है। आप एक बार इसकी जब नियम वगैरह देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये छपैया छंद की पंक्तियां हैं ये, ठीक है ना। 33वां प्रश्न देखिए, कुंडलिया का लक्षण नहीं है, ठीक है। कुंडलिया का लक्षण देख लेते हैं कि कुंडलिया का लक्षण कौन सा नहीं है। कि प्रथम 4 पंक्तियां रोला हुआ, अंतिम 2 पंक्तियां दोहा छंद की होती है। ये मात्रिक विषम छंद है, बिल्कुल ये मात्रिक विषम छंद है, क्योंकि देखो ना 2 अलग अलग छंद आ रहे हैं। पहली बात तो ये 6 पंक्तियों का, ठीक है ना, मात्रिक विषम छंद हो गया। जैसे कुंडलिया हो गया, छपैया हो गया, दोनों में मात्रिक विषम छंद है ये छंद 6 पंक्तियों का होता है, बिल्कुल। ये छपैया 6 पंक्तियों का होता है, कुंडलिया भी 6 पंक्तियों का होता है। ये संयुक्त छंद है। संयुक्त छंद मतलब 2 छंदों का मिलाकर, 2 छंदों को मिलाकर जो छंद बनता है वो संयुक्त छंद बोलते हैं। अब ये 3 तो चीज़ें सही है, दूसरा तीसरा चौथा। अब पहला जो है वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, उसको देख लेते हैं कैसे। देखो, पहला दे रखा है इन्होंने कि ये प्रथम 4 पंक्तियां रोला हुआ, अंतिम 2 पंक्तियां दोहा छंद की होती है, जो कि गलत है। क्योंकि कुंडलिया छंद में प्रथम 4 पंक्तियां तो दोहे छंद की होती है, और अंतिम जो 2 पंक्तियां होती है ना वो होती है रोला छंद की। एक सेकेंड। और अंतिम जो पंक्तियां होती है वो होती है रोला छंद की, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। प्रथम 4 पंक्तियां रोला हुआ, अंतिम 2 पंक्तियां दोहा छंद की होती है, ये गलत है। प्रथम 4 पंक्तियां दोहे की होती है और अंतिम 2 पंक्तियां रोला छंद की होती है। 34वां प्रश्न देखिए आप। कि धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमारग में कदम धरना नहीं, शुद्ध भावों में भयानक भावना भरना नहीं, और बोधवर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं, ठीक है। ये गीतिका छंद है, और गीतिका छंद में लास्ट में ना लघु और एक दीर्घ होता है। लघु दीर्घ लघु दीर्घ लघु दीर्घ लघु दीर्घ होता है, ठीक है ना। शुरू में देखो 2 1 2 होता है, ये 2 1 2 यानी कि गुरु लघु गुरु बोधवर्धक बोधवर्धक, ठीक है। 2 1 2 2 2 1 2 2 और 2 1 2 लास्ट में 2 1 2 होता है इसमें, तुम ठीक है। आप नियम पढ़ना इसके बाद, बहुत आसान है। नहीं समझ में आए तो मुझे बताना। गीतिका छंद है ये, बहुत आसान छंद है। धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, ऐसा है। अगला है, संसार के समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सब रहकर न केवल दिन भरो, धीर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं ये, हरि गीत का छंद की पंक्तियां हैं ये भी बहुत आसान छंद है। ये भी पढ़ना, आप इनके नियम बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। संसार के समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सब रहकर न केवल दिन भरो, वीर वीर बनकर अपनी विघ्न बाधाएं हरो। हरि गीत का छंद की पंक्तियां हैं ये, ठीक है। मंदाक्रांता छंद का गणक्रम कौन सा है? बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। जब हम वार्णिक छंद पढ़ते हैं तो वार्णिक छंद क्या होता है? गणों के बेसिस पे चलता है कुछ कुछ। जैसे सवैया हो गया ना, वैसे एक मंदक्रांत छंद है, वो भी गण के बेसिस पे काम करता है। तो म भ न त त ग ग, यानी कि मगण भगण नगण तगण तगण और 2 गुरु, ठीक है ना। तो ये 2 गुरु होगा लास्ट में, है। बहुत आसान है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा है बिल्कुल, म भ न त त ग ग, ये इसका सही होगा। मंदक्रांता छंद का सही गणक्रम होगा ये वाला। 37वां प्रश्न देखो, प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो,
प्रगति के पथ में विचर उठो, वो उनमें शांति भरो, सुख शांति भरो उठो। ठीक है ना, ये भी छंद है। प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो। इन पंक्तियों में कौन सा छंद निबंध है? इन पंक्तियों में देखो, अब ये देखो, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम चल रहा है, सिलेबस पर हरि गीतिका भी है, द्रुत विलंबित भी है, गीतिका भी है, मंदग्रांता भी है। ठीक है, अब हमको पता है कि हमने हर गीतिका पढ़ लिया, मंदग्रांता पढ़ लिया, गीतिका पढ़ लिया, तो वैसे भी कॉमन सेंस से लगा सकते हैं कि ये द्रुत विलंबित छंद है। ठीक है, लेकिन बच्चों को कन्फ्यूज होगा ना कि ऊपर जो था, जरूरी थोड़ी ना है कि उनमें हमें पता ही हो कि ऊपर कौन सा वाला सही है ना, तो वो भी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि सिलेबस में जो दिया होता है आरपीएससी में सबसे प्रश्न पूछता है वो, और अच्छे से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, द्रुत विलंबित छंद है यहाँ पर। ठीक है, द्रुत विलंबित छंद ऐसा है। 38वां प्रश्न देखो, प्लेटो के संबंध में असत्य कथन बताना है कि प्लेटो के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। ठीक है ना, प्लेटो के संबंध में असत्य कथन बताना। पहला कविता ज्ञान से उत्पन्न होती है, दूसरा है काव्य और नाटक अंत प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल एकदम सही बात कहा है, ये उन्होंने, प्लेटो ने यही कहा है। काव्य भाव को उद्दीप्त करता है, तर्क को नहीं। बिल्कुल, काव्य भाव को उद्दीप्त करता है, तर्क को नहीं करता है। कवि केवल माध्यम है, वास्तविक रचयिता ईश्वर है। ठीक है ना, तो ये तीनों पंक्तियाँ सही है। तो पहली पंक्ति है ना कि इसमें कहा गया है कि कविता ज्ञान से उत्पन्न होती है, ये गलत है। प्लेटो कविता को ज्ञान से उत्पन्न नहीं मानता, कविता को दैवी शक्ति से उत्पन्न मानता है। ठीक है, प्लेटो ने नहीं माना है। ठीक है, कला में अनुकरण की बात, ठीक है, कलाओं के पारस्परिक संबंधों वर्गीकरण की बात, ये भी माना है। बिल्कुल, कला में आदर्श, न्याय, सौंदर्य, सत्य की प्रतिष्ठा की बात, ये भी कला प्लेटो ने माना है। चिंतन को कला साधना का आवश्यक अंग न मानना, बिल्कुल ये गलत है, न मानना, क्योंकि प्लेटो तो कला के या फिर काव्य के बहुत ज़्यादा विरोध में था। उनका मानना था कि जिस नगर में कवि रहता है या फिर काव्य करने वाले लोग हैं, उनको नगर से बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि वो लोगों में भावपूर्ण उद्वेग करते हैं, जिसके कारण लोग कमज़ोर होते हैं, उनके अंदर वीरता नहीं आ पाती है। इसलिए वो कहते हैं कि अगर कला लिखनी है या कला करनी भी है, काव्य लिखना भी, तो ऐसा हो जो लोगों के अंदर मतलब भावों का ऐसा उत्संकलन करे कि वो मतलब वीर बन जाए, या फिर उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आए, ना कि वो भावों में आकर एकदम कमज़ोर हो जाए। ठीक है ना, चौथा वाला एकदम गलत है कि चिंतन को साधना का आवश्यक अंग न मानना। ठीक है ना, आवश्यक अंग न मानना ये गलत है, क्योंकि आवश्यक अंग मानना ये उनका सही कथन था। ठीक, 40वां प्रश्न है, प्लेटो के विचार से बेमेल है। तात्विक दृष्टि से मूल सत्य अमूर्त ज्ञान विचार होता है। ठीक है ना, तात्विक दृष्टि से मूल सत्य अमूर्त ज्ञान रूप विचार होता है। बिल्कुल सही बात है, ये कहा था कि तात्विक दृष्टि से मूल जो सत्य होता है ना, जो हम पता, वो अमूर्त ज्ञान रूप विचार होता है। वो हम खुद ही विचार करते हैं, हम ही मतलब हमारे दिमाग में उसकी खिचड़ी पकाते हैं और उसी को सत्य मानते हैं। ठीक है, या मानना पड़ता है। वस्तु सत्य अमूर्त का ज्ञान प्रस्तुत मूर्त रूप होता है। बिल्कुल ये भी सही बात है ना। कलाकृति धारणा प्रस्तुत आभास मात्र होता है। कलाकृति धारणा, प्लेटो का मानना था कि जब भी जो कोई भी चीज़ है ये ईश्वर ने बनाई है, ठीक है ना, फिर इसका अनुकरण ऑलरेडी किया जा चुका है। ठीक है ना, अब उसको तुम बनाओगे ना, तो वो अनुकरण का भी अनुकरण कहलाएगा। ऐसा है, तो ये आभास मात्र है, ओरिजिनल चीज़ ये भगवान ने ये बनाई है। ठीक है ना, फिर इसको पहले कारीगर ने बनाया और फिर इसको तुम भी बना रहे हो, तो ये आभास मात्र होगा, ये ओरिजिनल नहीं हो पाएगी। अनुकरण का अनुकरण करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, और चौथा, अमूर्त ज्ञान रूप धारणा प्रस्तुत आभास में अंतर नहीं होता है। अब ये देखो, खुद ही मतलब ये ऑप्शन में ऐसे दे देता है जानबूझ के कि बच्चे को क्लिक करने में ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, अभी ज़्यादा उसको सोचना ही नहीं पड़ता। अमूर्त ज्ञान रूप धारणा प्रस्तुत आभास में अंतर नहीं होता, कैसे नहीं होगा? अमूर्त ज्ञान रूप धारणा प्रस्तुत आभास में अंतर होता है, ये एकदम गलत कथन है। अमूर्त ज्ञान में आभास में अंतर होता है, तो यहाँ जो नहीं होता ये गलत है। ठीक है ना, तो ये बेमेल हो जाएगा अपना चौथा उत्तर। 41वां क्वेश्चन देखो आप, अरस्तु के अनुकरण के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन असंगत हो? यानी कि अरस्तु ने, पहला ऑप्शन है कि कला प्रकृति की भावना में तथा कल्पना में अनुकृति नहीं है। अरस्तु का तो सिद्धांत ही था अनुकरण का सिद्धांत, ऐसा है बिल्कुल। एक तो अनुकरण का सिद्धांत दिया था, एक विवेचन का सिद्धांत दिया था, त्रासदी का सिद्धांत दिया अरस्तु ने, ऐसा है। तो पहला हो जाएगा कि भावना में कथा तथा कल्पना में अनुकृति नहीं है, जो कि गलत है, यही असंगत हो जाएगा, क्योंकि अरस्तु के अनुसार तो कला प्रकृति की भावना में तथा कल्पना में अनुकृति है। तो ये वाला पहला वाला ही गलत हो जाएगा। फिर भी दूसरा तीसरा चौथा पढ़ लो आप एक बार, कि काव्य का विषय प्रकृति का प्रतीयमान संभाव्य और आदर्श रूप है। काव्य का विषय प्रकृति का प्रतीयमान संभाव्य और आदर्श रूप है। अनुकरण एक सृजन क्रिया है, एकदम सही बात है। अनुकरण वह तंत्र है जिसके द्वारा कवि अपनी कल्पनात्मक अनुभूति की प्रक्षेपणीय अभिव्यक्ति को अंतिम रूप प्रदान करता है। चारों दूसरा तीसरा चौथा सही है, पहला गलत है। ठीक है ना, अरस्तु ने त्रयस्दी के 6 अंग स्वीकार किए। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। अरस्तु ने त्रासदी के 6 अंग स्वीकार किए हैं। ठीक है ना, जिसमें वो सब आता है, क्या बोलते हैं, पात्र, चरित्र,
चरित्र, संगीत, ठीक है ना, कथानक, कथा, ये सब 6 तत्व ऐसे माने हैं त्रासदी के। जो 3 सिद्धांत दिए मैंने आपको बता दिया, विरेचन का सिद्धांत, ठीक है, त्रासदी का सिद्धांत और अनुकरण का सिद्धांत। ओके, 43वां क्वेश्चन है, त्रासदी के विभिन्न अंगों में उपयुक्त कथन है। त्रासदी के विभिन्न अंगों में उपयुक्त कथन कौन कौन सा है? इसका मतलब ये है कि ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें 3 वो है जो त्रासदी के अंगों में शामिल है। तो देखो, दृश्य विधान, पदावली व भाषा परिष्कार अनुकरण के विषय है ना। भाषा परिष्कार जी गलत हो जाएगा क्योंकि भाषा परिष्कार उसमें नहीं था। पदावली, गीत व चरित्र अनुकरण के विषय है, ठीक है ना, ये भी गलत हो जाएगा। कथानक, चरित्र व विचार अनुकरण, बिल्कुल ऐसा है, ये तीनों सही है। कथानक, चरित्र, विचार अनुकरण के विषय है विचार, ठीक है। कथानक, चरित्र, विचार, संगीत, पद और दृश्य, ये 6 तत्व माने थे, 6 अंग माने थे त्रासदी के। तो ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है कि अरस्तु के विरेचन के सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? 44वां क्वेश्चन है कि अरस्तु के विरेचन का सिद्धांत दिया था उसके अनुसार असंगत, गलत कथन छाटना है हमें। कि अरस्तु ने विरेचन शब्द का अर्थ साहित्य शास्त्र से इतर ग्रंथ किया था, बिल्कुल। जो विरेचन शब्द का अर्थ लिया था ना, वो साहित्य शास्त्र में आने वाली चीज़ों से संबंधित नहीं लिया था, साहित्य शास्त्र से इतर लिया था, ठीक है ना। जो एक शब्द था ना कथारसिस शब्द से इन्होंने विरेचन शब्द लिया था, ग्रहण किया था। मन की शुद्धि से आत्मा विशुद्ध और प्रसन्न होती, बिल्कुल एकदम सही कहा ये इन्होंने, यही इनके विरेचन सिद्धांत की मान्यता थी। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का समर्थन करने तो विरेचन की अवधारणा की गई। कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि प्लेटो का समर्थन किया। समर्थन और खंडन, ये दोनों शब्द कहीं नहीं लिखे हुए हैं कि अरस्तु ने प्लेटो का सिद्धांतों का समर्थन किया या खंडन किया। प्लेटो का सिद्धांत अलग था और अरस्तु का सिद्धांत अलग था, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, यही बेमेल हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। प्लेटो द्वारा प्रतिबंधित सिद्धांतों का समर्थन करने हेतु विरेचन की अवधारणा प्रस्तुत की गई, ये असंगत कथन है। चौथा देखो आप, अरस्तु ने विरेचन शब्द का प्रयोग त्रासदी की परिभाषा देते हुए किया, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी सही है। 45वां प्रश्न देखो, पेरी इप्सुस किसकी रचना है? पेरी इप्सुस रचना है, सबकी पूछता है ये, ठीक है ना। प्लेटो की रचना है, फेमस है, द रिपब्लिक हो गई, है ना। अरस्तु की है पेरी पोएटिक्स नाम से है, पेरी पोएटिक। और ये पेरी इप्सुस ग्रंथ है, ये बहुत फेमस है, ये हमारे सिलेबस में प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस और उसके बाद आगे क्रम में दे रखा है। इसका आंसर होगा लॉन्जाइनस। पेरी इप्सुस से काफ़ी फेमस रचना है ये, पहली दूसरी शताब्दी और कुछ लोग तीसरी चौथी शताब्दी मानते हैं लॉन्जाइनस का जन्म, ठीक है ना। प्लेटो का जन्म जो मानते हैं वो मानते हैं, तो उसे अगर पहले इनको क्रम से लगाएंगे तो प्लेटो आएगा, फिर अरस्तु आएगा, फिर लॉन्जाइनस आएगा, याद रखना आप। प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस, फिर अगर बात की जाए इसके बाद, तो इसके बाद आएगा वर्ड्सवर्थ, ठीक है ना, फिर कालरीज आएगा, ठीक है ना, फिर इलियट का नाम आएगा, इलियट, ऐसा, ठीक है ना। ये क्रम से जमाए इनको। तो जो प्लेटो था वो लगभग 450-427 के आसपास ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था, और अरस्तु का बाद में हुआ था, यानी कि प्लेटो बड़े है, फिर अरस्तु या फिर दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी या पहली शताब्दी, अलग अलग टाइम मानते हैं। तो लॉन्जाइनस का जन्म तब हुआ था। 46वां प्रश्न देखो आप, कि लॉन्जाइनस के उत्तात के स्रोत में सम्मिलित नहीं है। अब जो लॉन्जाइनस का सिद्धांत था ना, जैसे कि प्लेटो ने अलग सिद्धांत दिया, प्रत्ययवादी दार्शनिक थे प्लेटो, ठीक है ना, तो उनका अलग सिद्धांत था, ठीक है। इधर से अरस्तु के अलग सिद्धांत थे जो हमने पढ़े, विरेचन का सिद्धांत, त्रासदी का। उसी प्रकार लॉन्जाइनस का जो सिद्धांत उसको बोलते हैं उद्दात का सिद्धांत, ठीक है ना, उद्दात का सिद्धांत। तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? भावावेश की तीव्रता, ये एकदम सही बात है। उन्होंने कहा था कि अपनी रचना में भावावेश की तीव्रता होनी चाहिए, गरिमामय, बिल्कुल एकदम परफेक्ट रचना होनी चाहिए, बिल्कुल किसी भी प्रकार के फालतू शब्द नहीं रहने चाहिए, किसी प्रकार की गरिमामय शब्द ही होने चाहिए एकदम। अत्यधिक शब्दाडंबर, अत्यधिक शब्दाडंबर, शब्द का आडंबर का ये बहुत ज़्यादा विरोध करते थे कि एकदम दिखावा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शब्द एकदम सिंपल तरीके से लिए हुए होने चाहिए एकदम, और उनको गरिमामय रूप से प्रदान किया जाना चाहिए। समुचित अलंकार योजना, ये भी सही है एकदम कि उदात्त के स्रोत में शामिल है, ठीक है ना। अत्यधिक शब्दावली ये गलत है क्योंकि ये शामिल नहीं है। समुचित अलंकार योजना, ये अलंकार के खिलाफ के अलंकार भी जबरदस्ती नहीं होने चाहिए, उसमें समुचित आने चाहिए और बिल्कुल एकदम पाठ के अनुसार आने चाहिए, बिल्कुल अनायास आने चाहिए, न कि जबरदस्ती। 47वां प्रश्न है कि लॉन्जाइनस की उद्दात संबंधी मान्यता के अनुसार असंगत कथन कौन सा है?
कि लॉन्जाइनस की उदात्त संबंधी मान्यताओं से असंगत कथन कौन सा है। पढ़ लेते हैं कि विषय साधन नहीं साध्य है, पहला तो ये कथन हो गया, ठीक है ना। विषय साधन नहीं साध्य है, प्राचीन काव्यानुशीलन आवश्यक है। प्राचीन काव्यान के प्राचीन जो भी पहले रचना लिख चुके हैं उनको पढ़ना बहुत जरूरी है कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या लिखा है, कैसे लिखा है, किस विषय पर। विशद बिंबों की योजना उपादेय है, विशद बिंबों की योजना उपादेय है, ठीक है। विषय का विस्तार पूर्व वर्णन होना आवश्यक है, बिल्कुल। इन चारों में से जो गलत कथन है, असंगत कथन लॉन्जाइनस की उदात्त संबंधी, तो ये पहला विषय क्या होता है ना, साधन नहीं साध्य है, ये गलत है। क्योंकि जो विषय होता है ना वो तो साधन ही होता है, वो विषय साधन ही होता है, साध्य नहीं होता है। साध्य कौन होता है, विषय ही होता है, विषय, ठीक है ना। साध्य विषय होता है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये असंगत कथन हो जाएगा पहला। क्रोचे की मान्यता नहीं है, सहज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में भेद है, ठीक है। तो चल हम क्रोचे को पढ़ते हैं। क्रोचे का जो सिद्धांत था वो था हमारा अभिव्यक्ति का सिद्धांत जो था ना, वो था क्रोचे का अभिव्यंजनावाद। अगला प्रश्न है ना इसमें कि क्रोचे की मान्यता नहीं है, सहज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में अभेद है, पहला ऑप्शन ये है, मान्यता नहीं है। स्वयं प्रकाश ज्ञान बौद्धिक ज्ञान से स्वतंत्र और स्वायत्त होता है, स्वयं प्रकाश ज्ञान और बौद्धिक ज्ञान से स्वतंत्र और स्वायत्त होता है। अभिव्यंजना ज्ञान रूप और काव्य प्रकाशन कर्म है, कला एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, ठीक है। इन चारों में से जो सही ऑप्शन है हमारे लिए, जो क्रोचे की मान्यता नहीं है। देखो कला को एक आध्यात्मिक प्रक्रिया माना है, ठीक है ना, लेकिन वो किस पक्ष से माना है, वो अलग पक्ष से माना है, तो ये कला एक आध्यात्मिक प्रक्रिया को सही कहा गया है। और जो क्रोचे का जो सिद्धांत था ना वो एक प्रकार से आत्मिक सिद्धांत था, आंतरिक सिद्धांत था, वो ऐसा है बिल्कुल। क्योंकि क्रोचे का मानना था कि किसी प्रकार के कला का या काव्य का निर्माण तुम्हारे दिमाग में हो चुका है तो बस तुमको आनंद तो मिल ही चुका है ना, उसको बाहर दुनिया के सामने दिखाने से कोई मतलब नहीं है। तो जो कला का सिद्धांत था वो अभिव्यंजना का सिद्धांत था, वो आत्मानुभूति का सिद्धांत था, वो ऐसा है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा सहज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में अभेद है, ये गलत है। क्योंकि क्रोचे अनुसार सहज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में भेद होता है, अभेद नहीं होता है, ठीक है ना। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 48वां। 49वां, क्रोचे के अनुसार कला की सृजन प्रक्रिया से जुड़ा अनिवार्य चरण नहीं है। क्रोचे के अनुसार कला की सृजन प्रक्रिया से जुड़ा अनिवार्य चरण नहीं है। पहला है कि कलाकार द्वारा उद्दीपक प्रभावों के अंतर्गत अमूर्त संवेदना का अनुभव, ये भी सही है। क्रोचे के अनुसार कला की सृजन प्रक्रिया जुड़ा अनिवार्य चरण नहीं है, तो ये पहला वाला सही है, क्योंकि कलाकार द्वारा उद्दीपक प्रभावों के अंतर्गत अमूर्त संवेदना का अनुभव, ये सही है। बिंब विधान के माध्यम से मानस स्तर पर अभिव्यंजना की पूर्णता, ये भी सही है, ठीक है। कल्पना शक्ति के माध्यम से उद्दीपक प्रभाव का संश्लेषण तथा अन्वय, ये भी एकदम सही है कि कल्पना शक्ति के माध्यम से जो उद्दीपक भाव होते हैं हमारे अंदर, जो भी भाव उत्पन्न होते हैं उनका संश्लेषण तथा अन्वय। और चौथा है कि मानव अभिव्यंजना का भौतिक स्तर पर कला आदि के रूप में अवतारण। अभी मैंने जस्ट आपसे कहा था ना कि जो मानस अभिव्यंजना, जो मन में अभिव्यंजना उत्पन्न हुई है ना, उसका भौतिक स्तर पर यानी कि हमारे वस्तु जगत में सामने उसको प्रकट करना, इसका अवतारण करना, इसके बिल्कुल सख्त के खिलाफ थे। क्रोचे मानते थे कि जो तुम्हारे अंदर जो कला पैदा हुई है उसको अंदर ही रहने दो, और तुमने जब आनंद ले लिया तो उसको बाहर भौतिक जगत में लाने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो मानस अभिव्यंजना का भौतिक स्तर पर कला आदि के रूप में अवतारण, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अनिवार्य चरण नहीं है, ये गलत है एकदम। 50वां क्वेश्चन है, क्रोचे के संबंध में असंगत कथन कौन सा है, ठीक है, पढ़ो आप। देखो मुझे यहाँ पे ऑलरेडी एक शब्द दिख रहा है, भौतिकवाद, तो मुझे लग रहा है कि चांसेस है कि यही वाला गलत होना चाहिए, असंगत कथन, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया कि क्रोचे के संबंध में भौतिकवाद को उन्होंने मतलब स्वीकार नहीं किया है ना। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत केवल काव्य पर ही लागू नहीं होता, सभी ललित कलाओं के लिए समान रूप से महत्व रखता है, बिल्कुल एकदम सही बात है। क्योंकि ये मूलतः दार्शनिक थे जो पर्टिकुलर काव्य के लिए ही नहीं सभी कलाओं के लिए इन्होंने अपना सिद्धांत रखा था। क्रोचे की मूल पुस्तक का नाम एस्थेटिक है, बिल्कुल सही बात है, हमने पढ़ा, ठीक है ना। प्लेटो की रिपब्लिक हो गई, अरस्तु की पेरीपोइटिक्स हो गई, और पेरीइप्सुस उनकी हो गई लॉन्जाइनस की, क्रोचे की हो गई एस्थेटिक, ये याद रखना आप। क्रोचे ने मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्वीकार किया है, बिल्कुल गलत बात है ये, ठीक है ना। क्रोचे का सिद्धांत अलग है और मार्क्स का जो प्रतिपादित सिद्धांत है, अब देखो एक प्रश्न निकल के आता है यहाँ से कि मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, तो मार्क्स का एक सिद्धांत था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ठीक है ना, ये याद रखना आप। क्रोचे मूलतः आत्मवादी दार्शनिक थे, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है ना, ये एकदम सही है। तो असंगत कथन की बात करें हम कि कौन सा असंगत है, तो ये तीसरा वाला असंगत है, यानी कि ये सही उत्तर हो जाएगा अपना, जो तीसरा उत्तर हो जाएगा वो सही उत्तर है, क्योंकि ये असंगत है प्रश्न के अनुसार। 51वां प्रश्न देखो,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने करोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्य शास्त्र के सिद्धांत के निकटतम माना है। देखो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ना, उन्होंने इनको वक्रोक्ति सिद्धांत के निकट माना है। हालांकि नगेंद्र ने इस बात का विरोध किया है, ठीक है ना। तो याद रखना, रामचंद्र शुक्ल ने करोचे के अभिव्यंजनावाद को कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत के समीप माना है। 52वां प्रश्न देखो आप, कोलरिज की दृष्टि में कल्पना के विषय में असंगत कथन कौन सा है। कोलरिज की दृष्टि में कल्पना के संबंध में असंगत कथन बताना ही कौन सा कथन गलत है कि वे कल्पना को ईश्वरीय शक्ति मानते हैं। कोलरिज ने कल्पना का सिद्धांत दिया था, बिल्कुल, जिसमें रम्य कल्पना, ललित कल्पना, इनके बारे में उन्होंने सिद्धांत दिया था। तो पहला तो एकदम सही है कि वे कल्पना को ईश्वरीय शक्ति मानते थे। वे ललित कल्पना वो कल्पना में सहज संबंध बांधते थे। ये गलत है एकदम बिल्कुल, क्योंकि वो ललित कल्पना और कल्पना में सहज संबंध नहीं मानते थे। ये गलत हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा। कविता में समन्वय का विशेष महत्व है, एकदम सही बात। कविता में सामंजस्य कल्पना के माध्यम से घटित होता है, ये भी एकदम सही है, ठीक है ना। तो जो कोलरिज का कल्पना सिद्धांत था, उसमें दूसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये असंगत है यहाँ पे प्रश्न के अनुसार असंगत। 53वां क्वेश्चन देखो आप, कोलरिज की कल्पना सिद्धांत के संबंध में असंगत, फिर से असंगत बताना है। चलो पढ़ते हैं कि मुख्य कल्पना समस्त मानवीय प्रत्यक्ष बोध की आद्य अभिकर्ता तथा जीवन शक्ति है। मुख्य कल्पना समस्त मानवीय प्रत्यक्ष बोध की आद्य अभिकर्ता तथा जीवन शक्ति है। ये एकदम सही कथन है, क्योंकि मुख्य कल्पना जो होते हैं, जो सभी मानवीय प्रत्यक्ष बोधों के सामने बोध होता है, उनकी अभिकर्ता वो जीवन शक्ति है। ये एकदम सही है। मुख्य कल्पना और गौण कल्पना दो अलग अलग सुझाव दिए थे इन्होंने, दो अलग अलग माना था। गौण कल्पना मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि है, ये भी सही है कि गौण कल्पना से मुख्य कल्पना के होने के बाद गौण कल्पना ही उसी की प्रतिध्वनि होती है। वे मुख्य कल्पना को तर्क से और गौण कल्पना को समझ से जोड़ते हैं। वे मुख्य कल्पना को तर्क से और गौण कल्पना को समझ से जोड़ते हैं। ये गलत हो जाएगा, ये उल्टा है एक्चुअली, क्योंकि वे मुख्य कल्पना को तो तर्क से नहीं समझ से जोड़ते हैं, मुख्य कल्पना को तो समझ से। इसलिए समझ लो कि जो गाँव में घर में मुख्य लोग होते हैं वो समझदार होते हैं, और जो गौण लोग होते हैं वो तर्क करते हैं। तो मुख्य कल्पना को तो समझ से जोड़ते हैं और गौण कल्पना को वो तर्क से जोड़ते हैं। तो ये उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब यही असंगत हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। क्वालिटी की कल्पना सिद्धांत बारे में असंगत कौन सा है, तो वे कल्पना को तर्क से नहीं, मुख्य कल्पना को तो समझ से जोड़ते हैं और गौण कल्पना को तर्क से जोड़ते हैं। चौथा ऑप्शन देखो, मुख्य कल्पना तथा गौण कल्पना में गुण का नहीं मात्र परिमाण का अंतर है। ये एकदम सही है, ठीक है। और रही बात रचना की, अब अगला प्रश्न रचना का है। रचना पूछ ही रहे हैं, हर बार पूछता है ये, आगे भी बहुत सारे एग्जाम में काम आएगी आपके। ये बायोग्राफी एंड लिटरेरिया के लेखक कौन है, तो ये जो बायोग्राफी एंड लिटरेरिया इस बुक के लेखक है कोलरिज, ठीक है। अगला प्रश्न देखो आप, इतिहास बोध का एक बुक आती है लिरिकल ब्लेड्स, ठीक है ना। तो उसका याद रखना, वो वर्ड्सवर्थ और कोलरिज दोनों घनिष्ठ मित्र थे, दोनों ने मिलकर लिखी थी वो, ठीक है। इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अस्तित्व का ही नहीं, किंतु उसके वर्तमान तत्व का भी अवगाम है। अवगम है, ये मान्यता किसकी है, ये इतिहास परंपरा का सिद्धांत आ गया। ये परंपरा का सिद्धांत ये हमारे किससे संबंधित है, ये इलियट से संबंधित है। इलियट ने तो परंपरा के उदाहरण का सिद्धांत दिया था, एक वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत दिया था, और एक निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत दिया था। इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अस्तित्व का ही नहीं, अपितु उसके वर्तमान तत्व का भी अवगम है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि वर्तमान ही का इतिहास को, वर्तमान ही अतीत को प्रभावित नहीं करता, अतीत भी वर्तमान को प्रभावित करता है। और जो पुरानी चीज़ें हैं वो हमारे लिए बहुत काम की, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। यही बात वो परंपरा के सिद्धांत में इलियट बोलना चाहते थे। तो जो चौथा आंसर हो, 55 का जो आंसर होगा चौथा होगा, क्योंकि इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अस्तित्व का ही नहीं, अपितु उसके वर्तमान तत्व का भी अवगम है। ये मान्यता टी.एस. इलियट की है। 56वां क्वेश्चन देखो आप, तो टी.एस. इलियट का मत नहीं है कि कला की जैविक सत्ता होती है। कला की जैविक सत्ता होती है, एकदम सही कथन है ये इलियट के संबंध में। कला का अपना एक अलग स्वतंत्र जीवन है, बिल्कुल। काव्यगत संवेदना और कवि के मन की संवेदना बिल्कुल भिन्न होती है। ये बिल्कुल इन्होंने कहा है कि देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन हु राइट एंड हू सफर, कि यानी कि जो कविता होती है ना वो अपने आप से पलायन है, उसे व्यक्तिकता को स्थान नहीं मिलना चाहिए। अगर आप व्यक्तिकता को स्थान दे दोगे तो आप अपने ही जीवन की घटना को काव्य में लिखना चाहोगे, और उसी को लिखते लिखते मतलब अपनी पर्सनैलिटी पूरी उसमें दिखा दोगे। लेकिन लोगों को चाहिए कि वो जो रचना है ना वो उनसे भी संबंधित हो, पूरे संसार से संबंधित हो, ठीक है ना। इसलिए काव्यगत संवेदना और कवि के मन की संवेदना भिन्न होती है। यही टी.एस. इलियट का मूल सिद्धांत था। और चौथा है कि कला का संवेग व्यक्ति को होता है। यह भी हमने बात की है कि कला का संवेग व्यक्ति नहीं हो सकता है, कला का संवेग
निर्व्यक्तिक होता है। तो ये जो सही मतलब नहीं है वो यही होगा, चौथा वाला, कि कला का संवेग व्यक्तिक होता है। ये गलत कथन है क्योंकि कला का संवेग निर्व्यक्तिक होता है। 57वां प्रश्न देखो, किस कथन से एलियट सहमत नहीं है? किस कथन से एलियट सहमत नहीं है? परंपरा के अतीत के प्रति विद्रोह संभव नहीं है। परंपरा में अतीत के प्रति विद्रोह संभव नहीं है, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन है कि परंपरा के ज्ञान से साहित्यकार को ये जानकारी रहती है कि उसे क्या करना चाहिए। बिल्कुल, अभी मैम ने पढ़ा था ना कि परंपरा के ज्ञान से साहित्यकार को ये जानकारी रहती है कि उसे क्या करना चाहिए। एकदम सही कथन है ये। परंपरा के ज्ञान से ये ज्ञात होता है कि साहित्यकारी कृति का मूल्य क्या है। बिल्कुल, जैसे कि अगर हम रामचरितमानस पढ़ेंगे तो हमने हमने राम के ऊपर क्या लिखा, हम पहले ही जब रचना पढ़ेंगे ही नहीं, हम रामचरितमानस नहीं पढ़ेंगे और पहले जिन्होंने राम के ऊपर लिखा है उनको नहीं पढ़ेंगे, हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने कितनी बेहतर रचना लिखी है, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन है कि परंपरा दाय के रूप में स्वयं उपलब्ध नहीं होती, उसे प्राप्त करने के लिए सचेष्ट प्रयत्न किया जाना चाहिए। बिल्कुल, अब आपके पास किताब खुद चल के तो आएगी नहीं, आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि राम के ऊपर किस किस रचनाकार ने लिखा है और कौन कौन सा फेमस हुआ है। दूसरा, तीसरा, चौथा ये इलियट से इनसे सहमत है। बाकी जो पहला है ना कि परंपरा में अतीत के प्रति विद्रोह संभव नहीं है, ये गलत है क्योंकि परंपरा में अतीत के प्रति विद्रोह संभव है, ठीक है ना, ये एकदम ऐसा होगा, ठीक है। तो 57 का आंसर होगा पहला, याद रखना। 57 का उत्तर होगा जो इलियट सहमत नहीं है, पहला, परंपरा के प्रति विद्रोह संभव नहीं है। 58 क्वेश्चन है कि कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं है, भाव से पलायन है। अभी हमने जस्ट इनसे बात की थी सही कि किसने ये कहा है कि जो भी आप रचना करोगे वो व्यक्तिक नहीं होनी चाहिए, वो सारे संसार से संबंधित होनी चाहिए। जो भी उसको पढ़ने वाला पाठक, जिसे सहृदय भी बोलते हैं, उनको भी वो अपने जीवन की भी जुड़ी हुई रचना लगनी चाहिए। ये जो सिद्धांत है, कवि भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्ति के भी व्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है, ये मान्यता टी.एस. इलियट की है, ठीक है। 59वां क्वेश्चन है, अगर इलियट की रचना की बात करो तो द वेस्टलैंड इनकी फेमस रचना है, ठीक है, जिसमें ही इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा है। मार्क्सवादी चिंतन से अब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम आधुनिक काल जब हम पढ़ते हैं तो भारत हिंदू युग पढ़ते हैं, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे द्विवेदी युग पढ़ते हैं, फिर छायावाद पढ़ते हैं, और उसके बाद हम पढ़ते हैं 1938 से लेके, कुछ लोग उसको 1936 बोलते हैं जो कि गलत है, 1936 नहीं होगा वो, 1938 से लेके 1943 होगा। 1936 से लेके 1943 अगर आप करते हो तो गलत होगा। 1938 से लेके 1943 हम पढ़ते हैं प्रगतिवाद, और जो प्रगतिवाद है वही मार्क्सवादी चिंतनधारा से प्रभावित साहित्य परंपरा का एक प्रमुख काल है, ठीक है। तो 59 का आंसर हो जाएगा चौथा वाला, प्रगतिवाद। 60वां प्रश्न देखो आप, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के अनुसार उपयुक्त कथन कौन सा नहीं है? तो मार्क्सवादी साहित्य है, उनकी जो विचारधारा है, कला अपने सभी रूपों में सर्वोत्तम सामाजिक गतिविधि रही है। बिल्कुल, ये इस चीज़ के समर्थन में रहे हैं, कला अपने सभी रूपों में सर्वोत्तम सामाजिक गतिविधि रही है। अनुभव या बोध के कलात्मक अंकन की प्रतिभा जन्मजात रूप में प्राप्त नहीं होती है। बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई भी आदमी ये कहकर कि कला तो जन्मजात होती है या प्रतिभा खाली लोग ही कर सकते हैं, इसको तो हर कोई नहीं कर सकता, तो फिर ये तो एक जो कलाकार आदमी होगा उसको ठेस पहुंचाने वाली बात होगी ना। जो इंसान सीख रहा है, जो इंसान मेहनत कर रहा है, फिर उसको तो ये एकदम दिल दुखाने वाली बात हो जाएगी। तो ये मार्क्सवादी चीज़ के एकदम खिलाफ थे कि जो अनुभव या बोध की कलात्मक अंकन की प्रतिभा जन्मजात रूप में प्राप्त नहीं होती है, इसको लोग अनुभव से या फिर उसको एकदम मतलब अभ्यास से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन भी एकदम सही है, ठीक है। यहाँ में बताना है कि कौन सा उपयुक्त नहीं है। तीसरा कि यथार्थवादी जो चित्रण है ना वो यथार्थ की मात्र नकल, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। यथार्थवादी जो चित्रण किया है इन्होंने यथार्थ की मात्र नकल नहीं, तो यही गलत हो जाएगा, यही मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के लिए उपयुक्त कथन नहीं है। चौथा ऑप्शन देखो एक बार, कला के अभिप्राय संदेश सार तत्वों रूप शिल्प में बदलाव होता रहता है। कला के अभिप्राय संदेश सार तत्वों रूप शिल्प में बदलाव होता रहता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कला भी हमेशा एक जैसी नहीं लिखी जाती। आपको पता होगा कि पहले किस प्रकार से काव्य रचना की जाती थी और आज के टाइम पे किस प्रकार से काव्य रचना की जाती है। तो पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पर उपयुक्त कथन है, लेकिन जो उपयुक्त कथन नहीं है वो तीसरा होगा। इसलिए प्रश्न के अनुसार जो हमारा सही टिक लगाना होगा वो तीसरा लगाना होगा हमें, ठीक है ना, ये याद रखना। दोस्तों, जब आप एग्जाम दोगे तो वहाँ पे कथन सही कथन नहीं है, असंगत कथन है, इनका ध्यान जरूर रखना, ठीक है।